Good morning, students. Welcome in our social science class. Students, today we will continue our chapter 10, that is the rise of small kingdoms in North India. In our previous class, we have done the topic administration and economy. And in this topic, we had studied the economic conditions and the administration of the society during the medieval period. So now we will start the reading of the next topic is society. Dear students, as we all know, in ancient period, society is divided on the basis of work, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. This type of divisions continue in the medieval period also. The rigid caste system led to the division of Indian society. रिजिड क्या होता है? जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो चेंज नहीं किया जा सकता। जो कास्ट सिस्टम था जो एशियन पीरियड में हमने रीड किया, वही एज इट इज़ इंडियन सोसाइटी के अंदर था मेडिवल पीरियड में। किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स और ब्राह्मण्स टेक अ हाई पोजीशंस, इंजॉयड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। किंग जो थे, जो राजा होते थे या जो बड़े बिग लैंड लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल्स होते थे, और ब्राह्मण, ये समाज के जो हाई क्लास के अंदर आते थे बेटा, इनको कोई टैक्स पेड नहीं करना होता था, इसलिए दे लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। लैंड वाज कल्टिवेटेड मेनली बाय शूद्र्स। जो शूद्र थे यानी कि लोअर क्लास के लोग थे, वो सब एक्टिविटी करते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो या डोमेस्टिक वर्क हो, तो दे हेल्प द हाई क्लास लाइक द किंग, द फ्यूडल लॉर्ड्स और द ब्राह्मण्स। और दे पेड टैक्सेस। जो शूद्र थे वो टैक्स पेड करते थे और फेसिस सो मैनी डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। The condition of women was quite miserable during medieval period. We studied about the condition of the women. The women's condition is not much good, like as in the ancient period. They were deprived of educations, and the evil practices of sati, child marriage, and polygamy contributed to the decline in the status of women. जो वुमेंस की कंडीशंस थी बहुत अच्छी नहीं थी बेटा। मेडिवल पीरियड में, एशियन पीरियड में बहुत रिस्पेक्ट थी। हमने इसके एग्जांपल्स देखे हैं रामायण के अंदर, देखो, और महाभारत है, जितने भी एपिक्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि जो वुमेंस की रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेडिवल पीरियड में ये रिस्पेक्ट जो थी वो कम होती जा रही थी और वुमेंस को जो है एजुकेशन से वंचित किया जा रहा था, वो एजुकेशन नहीं ले सकती थी। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी, जैसे सती। सती में क्या होता है बेटा, जो वुमेन होती हैं अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जिंदा ही अपने हस्बैंड के साथ जला दी जाती थी, तो ये एक बैड प्रैक्टिस थी। चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में ही शादी हो जाना, ये भी एक समाज की बुराई थी। एंड पॉलीगैमी क्या होता है बेटा, बहुपत्नी, यानी कि जो मैन थे वो अपनी इच्छा से जो है शादियां, जो मैरिज थी, कर सकते थे। कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन द स्टेटस ऑफ वुमेन, तो इससे भी वुमेंस का जो सोसाइटी के अंदर स्टेटस था वो कम हो गया था, क्योंकि अपनी इच्छा से वो एक पत्नी, दो पत्नी या उससे भी ज़्यादा जो वाइफ तो रख सकते थे, शादियाँ कर सकते थे, अलाउड था बेटा सोसाइटी के अंदर। डू यू नो में देखें, द वोमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कमिटेड जोहर इमोलेटिंग इन द फायर। राजपूत, जो राजपूत कास्ट थी उनमें जोहर प्रथा काफ़ी जो है पॉपुलर थी। टू प्रोटेक्ट दियर ऑनर, यानी अपने सम्मान के लिए वुमेन जो क्या करती थी, अपने आप को जिंदा आग में जला देती थी। जब वुमेंस को लगता था कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई है युद्ध करते हुए, ठीक है,
तो वो अपनी इज्जत को, अपनी जो ऑनर को बचाने के लिए क्या करती थी, खुद भी अपने आप को जिंदा जला देती थी। उसको जौहर कहते हैं। और आम जो है सोसाइटीज़ के अंदर उस वक्त सती सिस्टम था, और जौहर सिस्टम क्या आता है, इकट्ठे ही जो दासियाँ होती थी या जो क्वींस होती थी वो अपने आप को ज़िंदा जला देती थी बेटा। तो ये एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस थी उस वक्त समाज के अंदर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन। द राजपूत मेनली वर्शिप गॉड्स विष्णु एंड शिवा। किसकी पूजा करते थे राजपूत? विष्णु और शिव की पूजा करते थे। दे आल्सो वर्शिप्ड गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। और जो देवियाँ थी काली, लक्ष्मी और दुर्गा, इनकी भी पूजा की जाती थी। राजपूत जो थे गेव गिफ्ट्स ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण। और जो लैंड ब्राह्मण्स को गिफ्ट के रूप में दी जाती थी, उस लैंड को क्या बोला जाता था बेटा? इसको भी नोट कर लें, ब्रह्मदे और अग्रहारा। ब्रह्मदे यानी ब्राह्मणों को दी गई लैंड, और अग्रहारा, ये जो टू नेम्स हैं ये किन के लिए यूज़ होते थे? ऐसी लैंड जो राजा जो थे, राजपूत जो थे, अपने सोसाइटी के अंदर ब्राह्मणों को दान में देते थे बेटा। हिंदुइज़्म बिकम मोर पॉपुलर देन बुद्धिज़्म। इस टाइम में राजपूत जो थे यानी जो हिंदू लोग थे वो हिंदुइज़्म को इम्पोर्टेंस देते थे, बुद्ध धर्म का भी इतना प्रचार नहीं था। मैनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया व्हेन द तुर्क्स अटैक्ड मोनेस्ट्रीज एट नालंदा। जो बुद्धिस्ट थे यानी कि फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म, दे टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी साउथ ईस्ट एशिया की साइड चले गए जब इंडिया के अंदर तुर्क जो इन्वेडर्स थे उन्होंने यूनिवर्सिटी जो थी नालंदा उसके ऊपर अटैक करके वहाँ की जो मोनेस्ट्रीज थी, यानी यहाँ बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स रहते थे, उनको वहाँ से खदेड़ दिया और वो वहाँ से कहाँ चले गए? साउथ ईस्ट एशिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द भक्ति संत प्रीच्ड डिवोशन टू गॉड एंड अपोज्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस। अब इस पीरियड में जो भक्ति संत थे उन्होंने किस चीज़ का प्रचार किया? गॉड, डिवोशन टू गॉड, भगवान की जो आराधना करने के ऊपर, उनकी पूजा करने पर बल दिया। और किसका विरोध किया? अपोज किसको किया? जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन थे। अब डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा था? हाई क्लास जो थी वो लोअर क्लास को डिस्क्रिमिनेट कर रही थी बेटा। हाई क्लास में जो ब्राह्मण्स थे और किंग थे वो वैश्या और शूद्र जो दो कम्युनिटीज़ थी उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी में। और इसके अलावा जो थे सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? अंधविश्वास। लोग जो पहले है ना वो लॉजिक के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, किस पे ध्यान देते थे? अंधविश्वासों पे। जैसे ब्राह्मण कह देते थे वैसे ही सोसाइटी जो है वो काम करती थी। और नैरो माइंडेडनेस यानी कि उनके जो ख्याल थे, उनके जो विचार थे, उनके ऊपर कौन डोमिनेट कर रहा था? ब्राह्मण कम्युनिटी। जैसे वो डरा देते थे वैसे ही सोसाइटी के लोग डर कर ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग पाठ पूजा में जो है लगे रहते थे। अब पाठ पूजा एक जरिया था, ब्राह्मण जो थे इससे इनकम जो है वो गेन करते थे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन। सबसे पहले ये पिक्चर देख सकते हो आप, ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उसको दिखाया गया है। ये बिहार के अंदर है बेटा। और उस वक्त एक एजुकेशन सेंटर था। हाई क्लास जो जिन बच्चे जो हैं हाई क्लास के अलावा जो स्टडी करना चाहते थे वो यहाँ पर एडमिशन्स लेते थे बेटा। सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस वर अ ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। समाज के अंदर जो अंधविश्वास थे, जो नैरो माइंडेडनेस थी, यानी कि अपनी सोच ना रख के दूसरों के अकॉर्डिंग चलना, उसको कहते हैं नैरो माइंडेडनेस। ये एक हर्डल थी। एक हर्डल क्या होता है? बाधा। एजुकेशन के अंदर जो थी ये सबसे बड़ी कमी थी कि लोग एजुकेशन नहीं ले रहे थे। वो किस पे विश्वास करते थे? सुपरस्टिशंस। और वो क्या थे? नैरो माइंडेडनेस थे। द एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री क्या होता है? स्टार्टिंग एजुकेशन जो थी, जैसे 1 to 5th क्लास हम कहते हैं, was limited to temples and monasteries.
स्कूल्स नहीं होते थे, टेम्पल्स और जो मोनेस्ट्रीज़ होते थे वहाँ पर ही एजुकेशन सेंटर बनाए जाते थे। छोटे बच्चों को वहीं जो है शिक्षा लेनी पड़ती थी बेटा। इसी तरह यूनिवर्सिटी नालंदा जो है और विक्रमशिला जो है विक्रमशील विहार जो है पाल डायनेस्टी के ड्यूरिंग जो है टाइम पीरियड में बनी थी। ये become important center of higher education, study of philosophy and religion was encouraged। फिलोसफी और जो धर्म की शिक्षा थी उसको सबसे ज़्यादा जो है एनकरेज किया जाता था। इसके अलावा भी मैथमेटिक्स थे, साइंस थे, ये भी सब्जेक्ट जो थे इस यूनिवर्सिटी में टीच किए जाते थे। रीजनल लैंग्वेज क्या थी? मराठी, गुजराती, बंगाली। इन भाषाओं में, इन लैंग्वेजेस में जो है एजुकेशन दी जाती थी बेटा। डिवेल्ड एज दे वर द लैंग्वेज इन विच द भक्ति संस प्रीज्ड एंड कंपोज्ड सॉन्ग्स। और भक्ति धारा के जो संत हुए हैं, ठीक है, भक्ति धारा भी जो है सरगुण और निर्गुण में आगे बढ़ी थी। तो भक्ति में जो कोई राम के भक्त हैं या शिव के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? भक्ति संत के। उन्होंने भी जो भी प्रभु के लिए भजन जो है कंपोज किए, हाइमस जो थे, हिम्स जो थे वो कंपोज किए किस लैंग्वेज में? मराठी, गुजराती और बंगाली। बट जो संस्कृत है इंजॉयड ए प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस। संस्कृत भी एक आम बोलचाल की भाषा थी उस वक्त बेटा। पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर राइटिंग बुक्स ऑन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्ध और जैन धर्म में जो भी लिटरेचर राइट किया गया उनकी जो लैंग्वेज थी पाली और प्राकृत लैंग्वेज थी बेटा। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट क्या आता है? आप साइड में देखो टेम्पल्स देख रहे हो, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर में। ये जो आर्ट है देखो कितना सुंदर दिख रहा है आपको मंदिर, ठीक है। और ये क्यों सुंदर दिख रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो आर्ट की गई है, इसको जो बनाने की कला है वो अट्रैक्टिव है बेटा। तो आर्ट और आर्किटेक्चर जो मेडिवल पीरियड का है ड्यूरिंग राजपूत पीरियड और नेक्स्ट जो है सल्तनत पीरियड, ये सारा हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। जो टेम्पल्स हैं या पैलेस हैं उनको किस तरीके से जो है आर्किटेक्ट किया जाता था बेटा। तो अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो राजपूतों के जो मंदिर हैं या हिंदुओं के जो मंदिर हैं या मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, हमें उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि ये किनकी आर्ट है बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मुराल्स इन पैलेसेस, केव्स एंड टेम्पल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटिंग्स बेटा, ये आप जो है मुराल क्या आता है? ये एक एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड ऑन अ वॉल, सीलिंग और एक्सेट्रा। जैसे कोई मंदिर है, उसकी छत है या दीवारें हैं, उनके ऊपर कोई भी पेंटिंग करना, वो सब किस में कलेक्ट की जाती है? मुराल्स के अंदर बेटा। चाहे वो केव्स हों, चाहे टेम्पल्स हों या पैलेसेस हों, उनकी दीवारों पर जो कारीगरी की होती है, जो भी पेंटिंग है, ये इस टाइम में हमें देखने को मिलती है। जैन मॉन्क्स एंड पेंटर्स ऑफ बंगाल डिवेल्प द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होते हैं बेटा? इसको नोट करेंगे हम यहाँ पर, मिनिएचर्स और मुराल्स। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? ये भी एक स्मॉल पेंटिंग होती है और एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट डिटेल होती है उसके अंदर, यानी कि जिस चीज़ की मूर्ति वगैरह बनाई है उसके बारे में भी लिखा जाता है। उस बंगाली लैंग्वेज में ये जो है कंस्ट्रक्ट हुए थे। स्मॉल पिक्चर्स ड्रॉन ऑन इलस्ट्रेट बुक्स। द लिंगराज मुक्तेश्वरा टेम्पल एट भुवनेश्वर। ये सारे उड़ीसा की साइड बता रहे हैं क्योंकि बंगाली जो हैं उनके टाइम पीरियड में जो पास शासक थे उन्होंने ये इमारतें बनवाई थी बेटा। और सन टेम्पल है, ये भी उड़ीसा के अंदर है। हमारी कंट्री में एक ही सन टेम्पल है और वो कोणार्क उड़ीसा के अंदर है। आर द फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड फ्रॉम द 8th to 12th सेंचुरी। हमने जो मेडिवल पीरियड है वो 8th to 18th सेंचुरी जो है रीड करना है। और यहाँ हमें इंफॉर्मेशन जो है 8th to 12th सेंचुरी की मिल रही है कि उस टाइम क्या कंस्ट्रक्शंस वर्क हुए थे, आर्किटेक्चर्स के अंदर हमें क्या क्या देन थी उस वक्त की, वो हम रीड कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ट्रेड।
अब राजपूत भी थे, टर्किश इन्वेशंस भी हो गए थे, तो उस वक्त ट्रेड की क्या पोजीशंस थी। इंडिया डेवलप्ड ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल एशिया। देखो चारों दिशाओं में, ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, वेस्ट भी है और सेंट्रल एशिया भी है। हमारा ट्रेड जो था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी था बेटा। हम चारों तरफ से, यानी कि जो 4 डायरेक्शन थी, उन 4 डायरेक्शन के थ्रू हमारा जो ट्रेड था, इंडियन ट्रेड, वो वेल डेवलप्ड था। दिस ब्रॉट इंडियंस इनटू क्लोज कंटैक्ट विद द डेवलपमेंट्स इन अदर कंट्रीज़। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेड लिंक बने तो हमारा क्लोज कंटैक्ट हुआ जो यूरोपियन कंट्रीज़ से या वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ से, एशियन कंट्रीज़ से। तो हमें उनके भी आर्ट और आर्किटेक्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, उनकी फ़िलॉसफी, उनके ड्रेस और उनकी जो फूड सेंस थी, वो सब जो है हमें क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से मिली। द कॉमन फीचर्स इन दी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ। अब इनकी वजह से, कांटेक्ट की वजह से क्या हुआ, हमारी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ जो थी इंडिया की, वो उसमें बहुत सारी जो चेंजेस आई। लेटर ऑन दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट बून। बून क्या था? वरदान फॉर अफगान, तुर्किश एंड मुगल्स रूलर्स टू इस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। अब जैसे ही हम कांटेक्ट में आए दूसरे लोगों के, तो दूसरे लोगों को भी पता चला कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो रिच इन रिसोर्सेज है। तो उन रिसोर्सेज को देखते हुए जो अफ़गान थे, टर्किश थे और मुग़ल रूलर थे, उन्होंने भी भारत पर इन्वेड किया और धीरे धीरे भारत के ऊपर अपना जो है शासन करना शुरू कर दिया, कंट्रोल कर लिया। और हम आने वाले टाइम में जो है इन इन्वेडर्स के अंदर, इन रूलर्स के अंडर कंट्रोल हो गए बेटा। लास्ट देखो एक टेंपल की और पिक है, कंदारिया महादेव टेंपल, खजुराहो। द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेंपल कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ड बाय चंदेल्स। चंदेल्स कौन थे बेटा? राजपूत, बुंदेलखंड के। ये जो एरिया है बुंदेलखंड वाला, ये राजस्थान और थोड़ा सा एमपी का एरिया आता है। अर्लियर द फ्यूडेटरीज और प्रतिहाराज, ये प्रतिहारों के सामंत थे, जिम्मेदार थे जो चंदेल से। उनके टाइम में ये आर्ट और आर्किटेक्चर जो है सिस्टम डेवलप हुआ। दीज टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर। ये जो मंदिर बनाए गए उस टाइम में, ये भी जो है ब्यूटीफुल स्कल्पचर यानी कि जो आर्ट थी उसके साथ बनाए गए हैं। देखो इनकी जो कंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ी डिफरेंट है। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया बेटा, और आगे है कीवर्ड्स, इनको हमने नोट करने हैं। यहाँ पर देखो एपिक पोइम लिखा हुआ है। एपिक वैसे तो होता है बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, जैसे रामायण महाभारत है, और पोइम उसके ऊपर ए लॉन्ग नरेटिव पोइम यूजुअली अबाउट हीरोइक डीड्स। ऐसी पोइम्स जिसके अंदर जो नायक होता है, हीरो होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो ने ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक बुक लिखी थी, एक लंबी पोइम थी। और इवेंट्स दैट आर सिग्निफिकेंट टू द कल्चर ऑफ द पोइट, यानी कि पोइट जो है हीरो के बारे में या अपने राजा के बारे में उसकी प्रेज़ के अंदर जो लिखता था उसको बोलते हैं एपिक पोइम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है बेटा? सोशियो पॉलिटिकल सेटअप ऑफ मेडिवल यूरोप बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग्स। जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड होती थी उसको क्या बोलते थे बेटा? फ्यूडल्स, सामंत, बड़े जमींदार। हमारे यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स बोलते थे, और वेस्टर्न साइड में इसको क्या बोलते थे? फ्यूडल सिस्टम बेटा। मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है? डिटेल होती है पेंटिंग की ग्रेट वॉल्स के ऊपर। और मुराल पेंटिंग में क्या होता है? ये जो है टेम्पल्स की या पैलेसेस की वॉल के ऊपर या सीलिंग्स के ऊपर क्या होती थी? आर्ट वर्क होती थी, पेंटिंग होती थी बेटा। पैट्रन क्या होता है? सपोर्टर्स, पर्सनस हु सपोर्ट एन आर्टिस्ट, राइटर एक्सेट्रा विद मनी, गिफ्ट और एंडोर्समेंट। जो भी राइटर्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, उनको पैट्रोनाइज करते थे किंग्स, यानी कि उनको संरक्षण देते थे, पैसा देते थे ताकि वो अपनी आर्ट को दिखा सकें। फिलॉसफी, स्टडी ऑफ नेचर, जो नेचर की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिलोसफर्स, दार्शनिक। तो रियलिटी और ग्राउंड लेवल पर वो इंसिडेंट्स को
एक्सप्लेन करते हैं बेटा। पॉलीगैमी क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि एक पत्नी से ज़्यादा पत्नियों को रखने की प्रथा क्या कहलाती है? पॉलीगैमी। आगे बुक पार्ट है, बुक पार्ट भी हम कर सकते हैं अभी। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। हुआ द ऑथर ऑफ कवि राजमार्ग, हमने रीड किया ऑलरेडी। कवि राजमार्ग का जो ऑथर है वो कौन है बेटा? सी अमोघ वर्ष। हुआ द राइटर या ऑथर ऑफ कवि राजमार्ग? सी अमोघ वर्षा। विक्रमशील विहार सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने बनाया था ये? धर्मपाल। बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा, धर्मपाल। नेक्स्ट है थर्ड, द सन टेम्पल नोन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर है? कोणार्क। सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है सिचुएटेड बेटा? कोणार्क। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वाज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, इसमें से कौन से लोग जो हैं, जो राजा हैं वो लोगों द्वारा चुने गए थे बेटा? गोपाला। यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम था, गोपाला। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रतिहारास, प्रतिहारा जो थे, जो शासक रूलर हुए हैं, उन्होंने कौन से टेम्पल नहीं बनवाए थे? महाबलीपुरम, ये चेन्नई के पास है, यानी कि मद्रास तमिलनाडु स्टेट में है। बाकी जो तंजावुर है, खजुराहो, कोणार्क जो हैं, ये प्रतिहारास के टाइम में ये बने थे बेटा। ठीक है, अब हम इनको देख सकते हैं। सभी कंप्लीट हो गए, तो ऑप्शंस क्या रहेंगे? फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, और फोर्थ का सी, और फिफ्थ का डी। नेक्स्ट है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में देखो, रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड वेरी फास्ट अंडर द रूल ऑफ डैश, किसके रूल में सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई थी? मिहिर भोज। ये प्रतिहार किंग था। सेकंड ब्लैंक है, डैश वाज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर, कौन था फाउंडर? सब हमने लर्न किया था चैप्टर करते हुए बेटा, दंती दुर्ग। दोबारा से इसको राइट करते हैं। दंती दुर्ग, मैं पीडीएफ सेंड करूँगी आपको। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण्स वार नोन एज, दो थे ना बेटा, ब्रह्मदेव और अग्रहारा। स्पेलिंग्स जो है बुक में देख लेंगे। भक्ति संत अपोज्ड, भक्ति संत ने क्या अपोज किया? सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस, बुक में ही है ये भी। द एग्जाम्पल्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मुराल्स, लास्ट छोटा है बेटा, इसको लिख सकते हैं हम मुराल्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। द किंगडम ऑफ प्रतिहाराज एंड पालाज रोज इन नॉर्थ इंडिया, प्रतिहार जो पास है नॉर्थ इंडिया में थे बेटा? नहीं, तो क्या आ जाएगा? नो या फॉल्स, सॉरी फॉल्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर ट्रू और फॉल्स बोला हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। सेकंड है गोविंदा थर्ड वाज अ राष्ट्रकूट रूलर्स, यस ट्रू। थर्ड है द थ्री पार्टाइटेड स्ट्रगल इन्वॉल्व द राष्ट्रकूटा, प्रतिहाराज एंड द पालास, तो तीनों शक्तियों के बीच में ये युद्ध हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बेटा? ट्रू। द फोर क्लान्स राजपूत आर नोन एज अग्निकुल्स, तो जो फोर क्लान्स थे ये अग्निकुल से पैदा हुए थे, ट्रू। और लास्ट वन है मोहम्मद गोरी कार्ल केम फ्रॉम ईरान, ईरान से आया था? नहीं, गौर अफ़गान से आया था बेटा,
तो ये लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी, फॉल्स। ठीक है। और डी और ई पार्ट जो है हम पीडीएफ के थ्रू करेंगे, वैल्यू बेस्ड भी हैं और इसका समथिंग टू डू भी है बेटा। देखें ज़रा, ये डी और ई पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे, वैल्यू बेस्ड बुक के ऊपर, और समथिंग टू डू की जो टेबल है वो हम खुद भी ढूंढ सकते हैं। फाइंड करनी है आपने। राष्ट्रकूटास का क्या करना है, नेम ऑफ द किंग, पीरियड, रिलीजन, लिटरेरी अचीवमेंट्स और आर्ट और आर्किटेक्चर, यानी कि जो टेम्पल्स वगैरह इन्होंने बिल्ड किए थे, ऐसी पालाज और प्रतिहाराज का बुक के अंदर सब है। मैं सेंड भी कर दूंगी, पहले आप ट्राई करना बेटा इसको फाइंड आउट करने की। ठीक है, तभी बेनिफिट है आपका चैप्टर पढ़ने का। ओके बेटा, चैप्टर इज़ ओवर। गुड बाय।